नमस्कार, आदरणीय अतिथीगण व शिक्षकगण आणि माझे विद्यार्थी मित्र. मी कुमारी साक्षी अनंत सावंत. माझ्या प्रशालेचे नाव प्रगत विद्या मंदिर रामगड, तालुका मालवण, जिल्हा सिंधुदुर्गमध्ये इयत्ता 8वी मध्ये शिकत आहे. मी आजचे आदरणीय अतिथी डॉक्टर सहस्त्रबुद्धे यांची ओळख करून देते. डॉक्टर सहस्त्रबुद्धे यांनी बीबीबी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी हुबळी येथून मेकॅनिकल इंजिनिअरची पदवी प्राप्त केली आहे. ते कर्नाटका युनिव्हर्सिटीचे सुवर्ण पदक विजेते होते. बंगळुरूच्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्समधून त्यांनी पदव्युत्तर पदवी आणि डॉक्टरेट केली आहे. फोरमचे अध्यक्ष, नॅशनल असेसमेंट अँड एक्रेडिटेशन कौन्सिल NAAC चे अध्यक्ष आणि NBA चे अध्यक्ष आहेत. डॉक्टर सहस्त्रबुद्धे यांना अनेक पुरस्कारांनी गौरवण्यात आलेले आहे. त्यापैकी काही आहेत ते पुढील प्रमाणे. एक, प्राज एंटरप्रेन्योर पुरस्कार 2011. 2, MIT वर्ल्ड हां, पीस युनिव्हर्सिटीचे थोडं जीवन गौरव दीक्षाकडे बघ, तू पुरस्कार, दिसत नाहीयेस. लाईफ टाईम थोडं हां, हां, अचिव्हमेंट्स, हां, या हां, कंटिन्यू. तू दिसत नव्हतीस म्हटलं. कंटिन्यू. हां, लाईफ कंटिन्यू. टाईम लाईफ टाईम अचिव्हमेंट्स अवॉर्ड 2019. 3, महात्मा गांधी लीडरशिप अवॉर्ड 2019, इंडियन अचीव्स फोरम आणि CSR टाइम्स. 4, जॉन मथाई नॅशनल फेलो अवॉर्ड 2021. 5, डॉक्टर प्रीतम सिंग लाईफ अचिव्हमेंट्स अवॉर्ड 2023 यांचे प्राप्तकर्ता आहेत. मी डॉक्टर सहस्त्रबुद्धे यांना त्यांच्याकडून ऐकण्यासाठी उत्सुक विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्याची विनंती करते. धन्यवाद. धन्यवाद दीक्षा, साक्षी, ललिता, अंजू, दिनेश सोवनी और मेरे दोस्त डॉक्टर प्रदीप वायचल. Recording in progress. यहाँ इंग्लिश या कंफर्म करने के लिए आ रहा है. मैं तो बता रहा हूं कि मैं अंग्रेजी बहुत कम से कम इस्तेमाल करूंगा, मराठी और हिंदी में ही बात करना पसंद करूंगा. तो ये कार्यक्रम जो है मेरे हिसाब से एक छात्रों के बीच कुतूहल निर्माण कर ही गई है. जो 2020 में बहुत दिनों के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है और हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद भी जो मैकॉलियन एजुकेशन सिस्टम है वही चल रही थी. तो उससे बाहर आते हुए हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति गत 30 साल से उसका इम्प्लिमेंट से पहले इस शिक्षा में ये कहा गया है नीती में की मध्ये असल्यामुळे कित्येकदा मराठी शब्द येत नाहीत, पण तरी प्रयत्नपूर्वक प्रयत्न करण्याचा हा एक नवीन आविष्कार आहे. आणि आपल्याला माहिती आहे की आपण इंग्रजीमध्ये नेहमी म्हणतो की आपल्याला सायंटिफिकली जेव्हा आम्ही कुठलीही पडताळणी करण्यासाठी जातो विज्ञानपूर्वक, तर व्हॉट, वाय, हाऊ, काय या क्या, का किंवा क्यों, और ऐसे ही कसे किंवा कैसे, ये शब्द प्रयोग हमेशा आते हैं. तो ये जब आप कोई भी चीज को पूछते जाएंगे तो उसका उत्तर जब आएगा तब आप विज्ञान पूर्वक आगे बढ़ते जाएंगे. आपको प्रेरणा मिलती रहेगी शिक्षा के लिए, इन्क्विजिटिवनेस जो मैंने कहा, जुनून के लिए. और ये सब एक तरफ से विज्ञान भी सत्य का शोध करने के लिए आगे बढ़ता है. और विज्ञान के जैसे ही हमारे दर्शन जो है, फिलोसॉफी जिसको कहते हैं, सत्य का शोध के लिए ही आगे बढ़ते हैं. तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक तो अपनी मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए, बचपन में तो होनी ही चाहिए, लेकिन उच्च शिक्षा भी अपनी मातृभाषा में होनी चाहिए, इसके ऊपर जोर दिया गया है. उसके अलावा ये शिक्षा शिक्षक प्रेरित होनी चाहिए, छात्र केंद्रित होनी चाहिए और नवाचार युक्त होनी चाहिए. ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें इसमें कही है. इसके जाएंगे तो छात्रों को कौन सी चीजें सीखने में मजा आता है वो सिखाना चाहिए. उनके ऊपर कुछ भी लादना नहीं चाहिए.
कक्षा में जब छात्र आते हैं तो उनके पिता माताजी पिताजी हो या अपने जो रिलेटिव्स है, नातेवाईक है, जो अपने दोस्त लोग हैं, वो सब लोग प्रेशर करते हैं, आपको मेडिकल कॉलेज में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, उसमें जाना है। अरे उस छात्र को उसमें इंटरेस्ट है तो जाना जरूर चाहिए, लेकिन उसके बिना जबरदस्ती धकेल कर भेजना ये ठीक नहीं है। इसलिए छात्र केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए और शिक्षक का प्रेरित शिक्षक जो है उनको समझना चाहिए कि हम छात्रों के साथ जुड़कर उनको सिखाना चाहिए। और आज माहौल ऐसा है कि जिसमें जितना छात्रों को सीखना है उतना ही शिक्षकों को सीखने की बहुत बड़ी जरूरत हो रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हर दिन बदल रही है और हम यदि उसके साथ नहीं जुड़ेंगे तो हम रास्ते के बाहर चले जाएंगे। रास्ते में रहना है तो शिक्षकों को भी हम एक बार बार प्रयोग करते हैं लाइफ लॉन्ग लर्निंग और कम्युनिकेशन स्किल्स एंड लाइफ स्किल्स, ये यदि प्राप्त करना है तो हर आदमी को, वो भले बड़ा हो या छोटा हो, नई नई चीजें जो उत्पन्न हो रही है उसके बारे में जानकारी लेना बहुत बहुत जरूरी है। नहीं तो आप पढ़े लिखे होके भी अनपढ़ होंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज आज हम हमेशा बताते हैं। उसके साथ साथ हमारी शिक्षा नीति में राष्ट्र प्रेम तथा राष्ट्र और समाज का विकास, सर्वांगीण विकास छात्र का भी होना चाहिए और उसके जरिए उनके जो कुटुंब है उसका भी होना चाहिए, समाज का होना चाहिए, राष्ट्र का भी होना चाहिए। और ये उन्नति पूरी दुनिया को हमको दिखानी है, देनी है। और इसलिए हमारे बीच में जो हमको आज प्रधानमंत्री जी भी हमेशा कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, उसके साथ साथ सबका विश्वास और उसके साथ जुड़ा है सबका प्रयास, तो ये सब इकट्ठा करना पड़ेगा तभी हो सकता है। ये शिक्षा नीति में इसके बारे में कहा गया है। और एक चीज है, हमारे यहाँ हम जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, उसको अटल बिहारी वाजपेयी ने जय विज्ञान को जोड़ा और आज के प्रधानमंत्री जी ने जय अनुसंधान भी जोड़ा है, यानी रिसर्च इनोवेशन के ऊपर भी बहुत बड़ा जोर दिया है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसकी भी जिक्र है। अब मैं स्कूलों की बच्चे होने के वजह से हमारे सिस्टम में क्या बदलाव हो रहा है इसका थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा। जो आज तक 10+2 सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे थे, 10वीं के बाद छात्रों को आइदर आर्ट्स में जाना है, कॉमर्स में जाना है या साइंस में जाना है, तो इसलिए कॉलेजेस या स्कूल में भी जहां 10+2 चलता है वो अलग अलग डिवीजन हो जाते हैं और जो साइंस लेता है सिर्फ उसी को इंजीनियरिंग, मेडिकल, आर्किटेक्चर, फार्मेसी इत्यादि में एडमिशन की मुभा होती है, उनको एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए मुभा होती है। जेई हो या नीट हो या हमारा आज सीईटी है महाराष्ट्र सरकार में या अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट में, उसको 10+2 में साइंस नहीं लिया है तो इंजीनियरिंग या मेडिकल में आप आ ही नहीं सकते। लेकिन नया शिक्षा नीति में जिसमें 5+3+3+4 जो 5-3-3-4 का 15 साल का एजुकेशन, जो 6 साल के बाद के बदले में 3 साल के बाद ही शिक्षा शुरू होती है, तो पहले 5 साल में वहां पूरा का पूरा जोर जो है वो कथाओं के ऊपर, एनिमेशन के ऊपर, खेलों के ऊपर, टॉयज के ऊपर यानी खिलौने के ऊपर सीखना चाहिए। वहां लिखना, पढ़ना, गणित करना इसमें जोर नहीं दिया है, क्योंकि शिक्षा में स्टूडेंट्स को यानी हमारे छात्रों को कुतूहल निर्माण करना, छात्रों को उनको जो चाहिए वो सीखने के लिए प्रेरणा देना, ये करने के लिए ये अलग सिस्टम पहले 5 साल के लिए है। उसके बाद जरूर उनको लिखना पढ़ना आना चाहिए, उनको गणित भी आना चाहिए, उनको विज्ञान भी आना चाहिए, उनको समाज विज्ञान भी आना चाहिए। ये सब विषय जो है बाद में 3 और 3 में आएंगे और आखिरी 4 साल जो है उसके पहले ही, यानी पहले 5 और 3 8 साल की शिक्षा होने के बाद जब छात्र 11-12 साल का हो गया, वहां कौशल को भी कॉलेज में आने के बहुत पहले ही उसकी भी शिक्षा आनी चाहिए। हमको लगता है कौशल यानी आईटीआई में ही जाके करना, ऐसा नहीं है।
कौशल जो है वो घर से शुरू होता है। वो सिलाई बुनाई हो, खाने की चीजें बनाने से लेकर हो, या कारपेंट्री हो, या लोहे का काम करना हो, या इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हो, ये सारी अलग अलग टाइप की स्किल सेट्स ये स्कूल में जब छात्र है छठी कक्षा में तभी से होना चाहिए, ऐसा कहा गया है। तो ऐसे छात्र जब 8वीं पास हो जाते हैं तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कोई कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। फिजिक्स के साथ साइकोलॉजी ले सकते हैं, केमिस्ट्री के साथ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ले सकते हैं, और मैथमेटिक्स के साथ म्यूजिक ले सकते हैं। यानी ऐसे कोई भी जबरदस्ती नहीं है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही लेना चाहिए, और ऐसा नहीं लेने से इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिलता है। ऐसी जो परिस्थिति पहले थी उससे बाहर जाते हुए अब हमारे छात्रों को ये मुभा मिली है कि वो फिजिक्स के साथ साइकोलॉजी लेके भी इंजीनियरिंग में आ सकते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। और दूसरी चीज है, हमारी शिक्षा में भारतीयत्व आना चाहिए। हमारे वैल्यूज, हमारे जो मूल्य है उसको भी उजागर करना चाहिए। तो हमारे मूल्य क्या है उसके बारे में आखिर में जो 2-3 स्टोरीज यानी कथा बताऊंगा उसमें आएगा। लेकिन हमारे बीच में हमको जानकारी है कि हमारी शिक्षा में जब हम साइंस पढ़ते हैं तो हमको न्यूटन पता है, हमको आइंस्टाइन पता है, हमको नील बोर पता है, हमको हाइजेनबर्ग पता है, हमको डाल्टन पता है, हमको ग्राहम बेल पता है, मैडम क्यूरी पता है। इनकी कथाएं स्टोरीज हमारे किताबों में जरूर है। लेकिन क्या हमारे किताबों में कणाद के बारे में कभी बताया गया? कभी नागार्जुन के बारे में बताया गया? कभी हमको भास्करा आर्यभट्टा के बारे में बताया गया? कभी सुश्रुता या चरका के बारे में, पतंजलि के बारे में, पाणिनि के बारे में, भारद्वाज के बारे में, चाणक्य के बारे में? इतना ही नहीं, अभी अभी करीब 150-200 साल में भी हमारे विज्ञान में बहुत बड़ी प्रगति जिन्होंने की, जैसे जेसी बोस हो, सीवी रामन हो, कुरियन जिन्होंने हमको डेयरी रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन किया, और स्वामीनाथन जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन किया, या मेरे गुरु एफसी कोहली जिनके साथ मैंने काम किया सीओएपी में जब था, उनको आईटी रेवोल्यूशन के लिए जाना जाता है। इनके बारे में भी हमको किताबों में नहीं बताया जाता है। तो हमको फीलिंग ऑफ प्राइड, हमारे देश में जो विज्ञान की प्रगति हुई थी उसके बारे में कभी कोई बताता नहीं है। तो इसलिए मेरे भाई छात्रों, प्यारे विद्यार्थियों, आप इसके बाद तुरंत जाने के बाद इंटरनेट गूगल करके हमारे कणाद जिन्होंने फिजिक्स का, एटॉमिक फिजिक्स के बारे में बताया, नागार्जुना जिन्होंने केमिस्ट्री के बारे में बताया, भास्करा आर्यभट्टा थोड़ा सुना है आपने क्योंकि जीरो के बारे में बार बार चर्चा होती है कि जीरो का इन्वेंशन भारत से हुआ। और जो हमारे आईटी में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में 0-1 जो बाइनरी जो होता है उसमें उसका बहुत बड़ा प्रयोग होता है, इसलिए बहुत बार उसका जिक्र जरूर कभी कभी होता है। उसके बारे में आर्यभट्टा और हमारे भास्करा के बारे में। वैसे ही मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद में सुश्रुता हो या चरका हो, इन्होंने इवन ऑपरेशंस करने की स्थिति हजारों साल पहले की है। 5000 साल से हमारे देश में अलग अलग साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, जो आज हम टेलीस्कोप के माध्यम से, रेडियो टेलीस्कोप वगैरह लेके अलग अलग गैलेक्सी को देखते हैं, हमारे प्लानिटरी सिस्टम के बारे में देखते हैं, कोपरनिकस को कितना प्रॉब्लम हुआ हम उसकी भी कथा जानते हैं कि अर्थ इज राउंड और इट इज रोटेटिंग अराउंड द सन। ये जब कहा गया था उसके ऊपर बहुत अन्याय भी हुआ था, लेकिन हमारे देश में ये पृथ्वी गोल है पहले से पता था। या आपके शब्द में ही देखिए, भूगोल, भूगोल है, भूमाता गोल है, ये पहले से ही हमको पता था। ये इतनी बड़ी संस्कृति, इतनी बड़ी पुरानी सभ्यता हमारे देश में है, उसके बारे में भी स्कूलों में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। और इसके ऊपर हमारे इस शिक्षा नीति में कहा गया है, सिर्फ साइंटिफिक नहीं, हमने कला, संगीत, नाट्य, नृत्य, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजकीय शास्त्र, सभी विषयों में अत्यंत उत्कृष्ट स्थिति प्राप्त की थी।
हम इसका मतलब ये नहीं है कि बाद में हमसे लेकर बाहर यूरोप में हो या अमेरिका में हो, उसमें और प्रगति जरूर की है। इसलिए हमको न्यूटन, आइंस्टाइन, बोर, डाल्टन, ग्राहम बेल, मैडम क्यूरी, हाइजेनबर्ग, ये सब के बारे में भी पढ़ना तो चाहिए ही, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये पढ़ते समय हमारे देश के भी विज्ञानी जो ऋषि मुनि होते थे, कणाद, नागार्जुना, भास्कर, आर्यभट्टा, सुश्रुता, जिन्होंने संस्कृत लिखा, वैसे पाणिनि, जिन्होंने योग दिया, वो पतंजलि, भरद्वाज मुनि, चाणक्य नीति, चाणक्य के बारे में सोचते हैं। वैसे ही महाभारत हो या रामायण हो, उसमें कथाएं हैं, उसमें से कुछ सीखने के लिए मिलता है। इसको भी साथ साथ करना पड़ेगा। आज तो चैट जीपीटी का जमाना है, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। तो इसलिए बहुत सारे प्रश्न हम जब चैट जीपीटी को पूछते हैं, तो बहुत सारी जो माहिती आती है वो वेस्टर्न वर्ल्ड, जो पाश्चिमात्य देश में जो होता है, उसके बारे में ही आती है। तो हमको आज जरूरत यह है कि हमारे कुछ साइंटिस्ट, हमारे कुछ विद्यार्थी छात्र, हमारी पुरातन सभ्यता, वहां का विज्ञान, इसका पढ़ाई लिखाई करके चैट जीपीटी में, गूगल में अपने विचार प्रकट करना बहुत बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं करेंगे तो दुनिया को पता नहीं चलेगा कि हमारे देश में क्या क्या हुआ था। और एक तरफ स्वाभिमान हमको आता है, आना भी चाहिए, लेकिन उसी में हमको रहना नहीं चाहिए। नई चीजें जो हो रही है, वो एआई हो, रोबोटिक्स हो, ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, वैसे ही इन सभी का उपयोग सीखना चाहिए। और हमारे एग्रीकल्चर यानी खेती में, या हमारे शिक्षा व्यवस्था में, एजुकेशन में, या हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था में, यानी हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में, ये सारी नई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए, मशीन लर्निंग का उपयोग करते हुए, चैट जीपीटी का उपयोग करते हुए, कैसे हम लोगों को अलग अलग समाधान दे सकते हैं, कर सकते हैं, इसके बारे में हमको हमेशा सोचना चाहिए, काम करना चाहिए। और बहुत सारी चीजें इसमें से आती है, इनोवेशन आता है। तो हमने एआईसीटी से पहले शुरुआत किया हैकाथॉन सिस्टम का। अभी उसको पूरे जगत का सबसे बड़ा सिस्टम, जो हम लार्जेस्ट हैकाथॉन को हमको भारत में जो किया है, उसका नाम लोग बता रहे हैं कि लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ इनोवेशन। एंड उसलिए भारत का नंबर जो 81वें स्थान पर था इनोवेशन इंडेक्स में, वो धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते अभी 40वें स्थान पर आ गया है। तो हमने छलांग मार के 81वें स्थान से 40वें स्थान में आए। लेकिन हमारी कैपेसिटी, ये जहाँ जो बंधु हमारे बैठे हैं, हमारे छात्र हो, हमारे टीचर्स हो, ये सारे यदि अलग अलग जगह में काम कर रहे होंगे, लेकिन एक साथ प्रयास करेंगे इनोवेशन के लिए, नवाचार के लिए, तो अगले 5 साल में हम 40 से 10वें स्थान के अंदर आ सकते हैं। उसके लिए आप सभी लोगों को बहुत कष्ट करने पड़ेंगे। बार बार हर कॉलेज में, स्कूलों में कैसे शिक्षा हम अच्छी तरीके से इनोवेटिवली दे सकते हैं, उसका विचार करना चाहिए टीचर्स को। और स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ प्रश्न पूछेंगे। हमारे देश में गीता की बहुत बड़ी स्टोरी है, लेकिन आजकल हमारे बहुत सारे स्कूलों में टीचर्स, या कॉलेज में भी और यूनिवर्सिटी में भी, जब कोई प्रश्न पूछता है तो उसको चुप करने की एक व्यवस्था आ गई है, अनफॉर्चुनेटली। यानी ए चुप बैठ, इतना भी नहीं समझ में आता है क्या, तो बोलेंगे, नहीं तो इतना सीधा सिंपल सवाल क्यों पूछ रहे हो, ऐसे बोलेंगे। कई बार वो छात्रों को बताने के लिए टीचर के पास उत्तर नहीं है, तो अपनी अक्षमता को न दिखाना चाहिए, इसलिए ये लोग ऐसे वाक्य कई बार बोलते हैं। तो मेरा अनुरोध यहाँ जो शिक्षक है, शिक्षक गणों को है कि दुनिया की सारी चीजें सब लोगों को तो पता नहीं। तो मैं कल मेरे अलग अलग दोस्तों से या इंटरनेट से या किताबों से उस उत्तर को ढूंढकर मैं कल या परसों मैं आपको बताऊंगा। ऐसे सत्य जब आप कहेंगे, आपके बारे में रिस्पेक्ट बढ़ेगा, कम नहीं होगा। मुझे कुछ नहीं आता है बोलने में शर्म नहीं आनी चाहिए, मुझे गर्व होना चाहिए कि मुझे नहीं आता है, मैं कल सीखूंगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है।
और ये टीचर्स को जितना महत्वपूर्ण आहे उतना ही फक्त मी हिंदीमध्ये जास्ती बोललोय. मी जे बोललोय ते समजलं असणार. थोडंसं समजलं नसेल तर तुमचे जे शिक्षक आहेत ते ट्रान्सलेशन करून तुम्हाला सांगतील. जी पद्धती आहे त्याच्यावरती विश्वास ठेवा. आपला स्वाभिमान बाळगा. आणि आमचा देश एकच असा देश आहे ज्या वेळेला कोविडमध्ये समस्या आली, पुरी अर्थव्यवस्था पूर्ण जगामध्ये कोलमडली. पण भारत देशाने आपल्या पूर्णपणे आत्मविश्वासाने पुढे गेलो. कमीत कमी लोक आमच्याकडे वारली. जगातल्या पॉप्युलेशनच्या हिशोबाने बघितलं तर आमच्याकडे फारच चांगल्या रीतीने केलं. वॅक्सिन आम्ही स्वतः निर्माण केलं, कोवॅक्सिन. और कोविन म्हणून एक ऍप पण तयार केलं. मला अत्यंत आनंद वाटतोय की आपण जे केलं हे कुठेही जगामध्ये होऊ शकलं नाही. बाकीकडे पण वॅक्सिन निर्माण झाली, पण त्या सर्वांनी त्याचा व्यापार केला. त्यांनी त्याच्यातनं पैसे कमवणे, दुसऱ्यांच्या दुःखाच्या वेळेला आपण पैसे कमावण्यासाठी लोकांनी प्रयत्न केले. पण भारत देशांनी अशा वेळेला आपली जी 150च्या वर देशांना फ्री फुकटमध्ये विदाउट चार्जिंग ए पेनी सुरुवातीला दिली, त्यांच्याकडनं चार्ज करून दिली, पण प्रॉफिटनी नाही. त्याला एक नवीन प्रमाणे आपल्या देशामध्ये प्रगती होत आहे. त्याचप्रमाणे सर्वांना माहिती आहे नंदन निलेकणींनी एक आधार प्रत्येकाला युनिक आयडेंटिटी सर्वांना दिलेली आहे. आता त्याचप्रमाणे शिक्षण क्षेत्रामध्ये हम शिक्षा क्षेत्र में भी ऐसा एक यूनिक आईडी देने का प्रयास चल रहा है. आपको आपके स्कूल में यदि पता नहीं है तो आपके टीचर को, प्रिंसिपल को बताकर, पूछकर आप सभी लोगों को ये नई आइडेंटिटी लेनी चाहिए. इसका नाम है अपार, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री. अपार अपार मराठीमध्ये किंवा हिंदी में भी और तेलुगु में भी, तमिल, अलग अलग भाषाओं में, बंगला, पंजाबी, इसका मतलब होता है बहुत, अनेक. अपार यानी बहुत, यानी इसके उपयोग बहुत होने वाले हैं, इसलिए इसका नाम भी अपार रखा है. और इसको एक बार मिल गया तो आपके अकाउंट को आधार के साथ जोड़ने के बाद ये यूनिक आईडी आपको एक नया एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में अकाउंट देता है. हमारा डिजी लॉकर जो है, जो माई गव चलाती है, वहां आपके जैसे लोग, आज बड़े लोग तो वहां लाइसेंस रखते हैं, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रखते हैं, पासपोर्ट रखते हैं, ताकि आप कहीं भी जाओगे तो आपको हार्ड कॉपी प्रूफ दिखाना नहीं पड़ता है. उसको आपके डिजी लॉकर से आप दिखा सकते हैं. हम आजकल एयरपोर्ट में डिजी यात्रा के माध्यम से अंदर जाते हैं, कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं पूछता है. तो वैसे ही शिक्षा क्षेत्र में एक बार अपार आईडी एक बार आपको मिल गया, जब आप 3 साल के हो, 4 साल के हो, स्कूल में आने के साथ साथ मिलेगा. ये लाइफ लॉन्ग आईडी है, ये जीवन भर के लिए आईडी है. और ये आईडी के माध्यम से आपको एक अकाउंट मिलेगा. जैसे बैंक का अकाउंट होता है, जन धन योजना के अंतर्गत अकाउंट बनाया गया बैंकों में जहां पैसा रखते हैं, वैसे ही हमारे इस अकाउंट में, जिसका नाम है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, आप जो जो सीखते हो वो सारी चीजें इसमें रखने की सुविधा है. यानी आप 10वीं के बाद यदि कोई कॉलेज में एडमिशन के लिए जाना है तो आपको सर्टिफिकेट दिखाना नहीं पड़ेगा. ये अपार आईडी आप बताएंगे तो वो कॉलेज वाले एडमिशन के समय पे आपका 10th सर्टिफिकेट है कि नहीं है, आपको कितने गुण प्राप्त हुए हैं, कौन से स्कूल से आपने 10वीं की है, सारी की सारी चीजें वहां पता चल जाएगी. यानी खोने का डर नहीं है. हमारे जमाने में एक बार कभी सर्टिफिकेट खो गया या वो ट्रंक में रखा था, वो फट गया, वो कॉकरोच ने खा लिया, तो हमको डुप्लीकेट लेने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ते थे. आप ही वही आदमी है कि नहीं दिखाना पड़ता था. अब ये सारी जरूरतें बंद हो गई है. आपको अपने घर में बैठ के आप अपना सर्टिफिकेट देख सकते हो, दूसरों को दिखा सकते हो, और आपके कंसेंट से, आपके अनुज्ञा से वो कोई भी कॉलेज एडमिशन में या एंट्रेंस एग्जाम में या कल डिग्री होने के बाद गुरुजी जॉब में
इसका उपयोग हो सकता है। ये लाइफ लॉन्ग है, यानी ये आयुष्य भर है। और यहाँ जब आप, जैसे मैंने कहा, टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो आपने इंजीनियरिंग किया लेकिन बाद में नई नई कुछ चीजें आई, तो वो सीखने के लिए हम बार बार आजकल एक नए नए शब्द प्रयोग कर रहे हैं। वो है स्किल को अनस्किलिंग, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग। यानी जो किया है उसको भूल के नया कुछ सीखना पड़ेगा और नया सीखना पड़ेगा। और ये जब सीखेंगे तो उसके बाद जो सर्टिफिकेट मिलता है वो सब यहाँ रख सकते हो। ये आपका अकाउंट है, आपके अकाउंट में आपने किए हुए हर चीज को। कोई छात्र अच्छा गाना गाता है तो उसको बख्शिश मिला, तो वो छात्र स्पोर्ट्स में मेडल मिलता है उसको, स्कूल लेवल में, कॉलेज लेवल में, यूनिवर्सिटी लेवल में, राज्य लेवल में, या उसका भी यहाँ जमा हो सकता है। कोई सोशल वर्क कर रहा है, जैसे डॉक्टर प्रदीप वाइचल, ये जो कार्य गुरुजी फाउंडेशन के माध्यम से कर रहे हैं, ये सोशल वर्क है। ऐसे वाले काम करने वाले छात्र, इंटर्नशिप करने वाले छात्र, इंडस्ट्री में हो, समाज में हो, एनजीओ के साथ हो, जो कार्य किया है उसका मुबदला, उसका क्रेडिट, आप 1 क्रेडिट, 2 क्रेडिट, 3 क्रेडिट, जितना काम किया उतने हिसाब से वो आप अपने अकाउंट में रख सकते हो। उसका उपयोग आप हायर डिग्री के लिए कर सकते हो, आप जॉब में अप्लाई करने के समय में कर सकते हो। तो ऐसी एक उपलब्धता आप सभी लोगों के लिए इस माध्यम से दी जा रही है। इसका उपयोग आप सब लोगों को करना चाहिए। मैंने कहा था कि मैं 2-3 छोटी छोटी कथाएं कहूंगा कि जिसके वजह से आपको, जो मैंने शुरुआत में कहा, कुतूहल निर्माण करना, जुनून निर्माण करना और सत्य के शोध के बारे में कहा था, इसकी छोटी 3 कथाएं आपको मालूम होगी, लेकिन फिर भी ये रिपीटेशन भी भले हो, लेकिन ये सीखने से आपको अच्छा लगेगा। सबसे पहले है, हम हमेशा ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी होनी चाहिए, ऐसे कहते हैं। इंडस्ट्री में जब जॉब में जाते हैं तो पहला चीज ये होता है कि ये आदमी सही है क्या, ये सही बोलता है क्या, ये सही काम करेगा क्या, गलत काम तो नहीं करेगा ना। ऐसी चीजें लोगों को संशयात्मक होती है, इसलिए सर्टिफिकेट मांगते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगते हैं। लेकिन आप देखिए, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सीवी रामन और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की है। तो जब सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिला और उन्होंने अपना एक नया इंस्टीट्यूट, वहां उनको नोबेल प्राइज मिला, उन्होंने रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की, कुछ पोस्ट को जाहिर किया साइंटिस्ट को लेने के लिए, और फर्स्ट राउंड ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग जो बोलते हैं, आप 50-100 लोगों में से 5 लोगों को चुनकर उनका इंटरव्यू खुद सीवी रामन जी ने लिया। और जब इंटरव्यू लिया तो 5 में से 3 लोग अच्छा फिजिक्स में दिखाई दिए, तो उनको उन्होंने जॉब की ऑफर दी। बाकी 2 लोगों को सिलेक्ट नहीं किया। लेकिन उनके रूल के हिसाब से जो जो इंटरव्यू को बुलाए गए थे, उनको जो आने जाने का खर्चा होता है, हम टीए डीए बोलते हैं, वो देने की व्यवस्था थी। सभी लोगों को टीए डीए दिया गया और वो सब छात्र चले गए। दूसरे दिन उन्होंने देखा कि एक वो जो इंटरव्यू में आया हुआ छात्र था, वो घूम रहा था वहां। और उनको याद आ गया, कल जो 5 लोग आए थे उसमें से ही एक है, और जो सिलेक्ट नहीं हुआ था, 3 लोग जो सिलेक्ट हुए थे, वो ये नहीं था, ये चौथा अलग आदमी था जिसको सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो इन्होंने उसको पूछा, अरे भाई, तुमको तो सिलेक्शन नहीं हुआ और यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि देखिए, कल हमको जो टीए डीए दिया गया, आने जाने का खर्चा, उसमें मुझे 7 रुपये ज्यादा मिले, जो मिलने चाहिए थे उससे ज्यादा मिले। और मैं वापस आके देने के लिए आया, तो यहाँ देने की व्यवस्था है, ऐसे क्लर्क ने बताया। हम वापस कुछ ले नहीं सकते, आपका सिग्नेचर लेके हमने पैसा ऑलरेडी दे दिया है, अब हम आपका पैसा वापस नहीं लेंगे। और मुझे, ये मेरा पैसा नहीं है, मुझे जो मिलना चाहिए वो नहीं है, इसलिए मैं वापस देने के लिए आया था। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो मुझे दे दो, ऐसे बोल के उन्होंने ले लिया और बोला ठीक है, और उसको छोड़ दिया। लेकिन बाद में वो सोचने लगे कि देखो, ये फिजिक्स में तो कमजोर है, लेकिन ऑनेस्टी में तो ये सबसे बड़ा है। कोई भी आदमी होता तो 7 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए, उस जमाने में 7 रुपए बहुत बड़े होते थे, तो ऐश करके, सिनेमा देख के कुछ भी कर सकता था। लेकिन उस आदमी ने वापस दे दिया, तो उनका एड्रेस तो उनके पास था, उसको दोबारा दूसरे दिन बुलाया। उसको खुशी हुई कि दोबारा बुलाया है, तो और एक बार एक नोबेल लॉरेट को हमको देखने के लिए मिल रहा है।
तो नोबेल पारितोषिक विजेता के साथ और एक बार इंटरव्यू मिलता है तो खुशी तो हो गई, तो गए। फिर उन्होंने कहा कि ये पोस्ट नहीं होते हुए मैंने चौथी पोस्ट क्रिएट की है और तुला पण मी घेणार आहे आमच्या सायंटिस्ट म्हणून. आणि बघा, तो विद्यार्थी त्यावेळेला फिजिक्समध्ये चांगला नव्हता, पण त्यांनी जॉईन केल्यावर तो पण नोबेल प्राइज विनर झाला. चंद्रशेखर सुब्रमण्यम इज ऑल्सो ए नोबेल लॉरेट इन फिजिक्स. म्हणजे तुम्ही जर खरं ऑनेस्टीनी काम करत असाल तर देव बघत असतो तुम्हाला केव्हाही चांगलंच मिळतं. त्यानंतर एक टीचर्सच्या साठी आहे. आपण नेहमी विद्यार्थ्यांना अमुक करा तमुक करा सांगतो, आपण करतो का तसं, वागतो का, हे आपण थोडस आत्मनिरीक्षण केलं पाहिजे शिक्षकांनी. आणि म्हणूनच इंग्लिशमध्ये म्हणतात प्रॅक्टिस बिफोर प्रीच. ही आमच्याकडे गोष्ट फार जुनी आहे, सर्वांना माहिती आहे, परत एकदा सांगतोय. स्वामी रामदास जे आहेत, रामदास समर्थ रामदास, त्यांच्याकडे एक बाई आली आणि म्हणाली, माझा मुलगा फार गुळ खातो, त्याला तुम्ही गुळ खाऊ नका म्हणून सांगा, तुम्हाला तो फार रिस्पेक्ट देतो, तुम्हाला तुमचा आदर करतो. मग समर्थ रामदासांनी म्हटलं की उद्या ये बाई, ताई तुम्ही आई. 6 महिने गेल्यावर स्वामी रामदासांनी त्या छोट्या मुलाला सांगितलं, तू गूळ खात जाऊ नकोस. ती आई तर थक्कच झाली. ती म्हटली, हे तर पहिल्या दिवशी सांगू शकत होता, तुम्ही काय केलं मोठं, एकच वाक्य तर बोललात, हे तुम्ही पहिल्या दिवशीच करू शकला असतात. मला रोज आणायला यायला लावलं. 6 महिने मी इथं रोज येते जाते. ते म्हणाले, रामदास स्वामी म्हणाले, अगं बाई, मी स्वतः गुळ जेव्हा खात होतो तेव्हा त्याला कसं मी सांगू गुळ खाऊ नको म्हणून. मी म्हणून स्वतःला आधी बंद करण्यासाठी प्रयत्न केला. मला वाटलं 1 दिवसात होईल, पण नाही झालं. 2 दिवसांनी नाही झालं, 1 आठवड्याने नाही झालं, 1 महिन्याने नाही झालं. थोडस तरी खाऊ असं वाटतच राहिलं. जेव्हा 6 महिन्यानंतर माझ्यावरती ती ताकद आली आणि मी गेल्या 4-5 दिवस जेव्हा गुळ खाल्लेला नाहीये, तेव्हा मला ती नैतिक शक्ती आलेली आहे. मुझे ये नैतिकता आज आई है, इसलिए मैं आज बता रहा हूं कि गुड़ मत खाओ. इसके पहले तो मैं कहने के तो आप जो भी अपने छात्रों को बोलते पहले वो करते हो क्या देख लो, अंदर झांक के देखो, उसके बाद डिसाइड करो कि ये बताना है कि नहीं बताना है. और इसीलिए मैंने कहा कि मुझे जो नहीं आता है वो बताने में शर्म नहीं आनी चाहिए, गर्व होना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं आता है, मैं सीखने की तैयारी आज भी रखता हूँ, 60 साल में भी रखता हूँ. और मेरे गुरु जो FC कोहली बोलते थे, वी हैव टू कीप लर्निंग टिल डेथ. नया नया चीज सीखते रहना चाहिए, ये वो मुझे कहते रहे. और 96 और एक बार दोहराता हूँ, ये है सत्य की कथा, यानी ट्रुथफुलनेस की कथा. आप सबको पता है लकडहारा जो लाकूड तोड्या असतो ना, त्याला वुड कटर म्हणतात. तो त्याची कुऱ्हाड घेऊन जंगलामध्ये जात होता, जंगल में जा रहा था और वो लकड़ी तोड़ रहा था. जहाँ कर रहा था तो वहां एकदम अचानक हाथ से वो लकड़हारा की जो कुऱ्हाड़ थी, कुऱ्हाड़ी, वो कुएं में गिर गई. तो रोने लगा. तो वहां से भगवान आ गए, प्रसन्न होके, क्यों रो रहे हो पूछा. तो उसने कहा, देखो मेरी कुऱ्हाड़ी मेरी जीवन चलने के लिए और एक खंडे नहीं है, चांदी की कुऱ्हाड़ी लाई. और बोला, ये आपकी है ना. ये चांदी की तो बहुत पैसे वाली होती है, वो तो लकड़ी की थी पहले. ये तो हाँ बोल के खा सकता, ले सकता था, इससे बोला नहीं, ये मेरी नहीं. तो फिर एक बार डुबकी मार के उन्होंने सोने की लाई, भी ज्यादा कीमत वाली. अब लगा कि इसका टेस्ट करेंगे, उसने सोने को भी मना कर दिया. तर ऐकू येत आहे का ऐकू येत नाही सध्या? I think something went wrong. आला हाँ? इथं. Something आ रहा समथिंग है इज ना? रॉन्ग. आता हाँ, ठीक अभी आ आता ठीक गया. आहे. आता येतोय. या आता येते.
आता येते. इट्स हाँ। इट्स फेयर नाउ. ठीक है, तो मेरी कथा चल रही थी तो कुराडी जो गिर गई थी उसको चांदी की मिली, सोने की मिली, दोनों को उसने ठुकरा दिया. तो फिर फाइनली भगवान ने उसकी जो लकड़ी की कुऱ्हाडी थी उसको लाके दिया. ती कुऱ्हाड बघून तो म्हणाला ही माझी आहे. मग भगवान खुश होऊन त्यांनी लगेच त्यांना तिन्ही कुऱ्हाडी त्याला देऊन टाकल्या आणि तो आनंदाने राहिला. म्हणजे सत्य वचन हे किती महत्वाचं आहे हे अनेक गोष्टींमधून आपल्याला शिकायला मिळतं. मला वाटतं ऑनेस्टी, इंटिग्रिटी, ट्रुथफुलनेस, तसंच प्रॅक्टिस बिफोर प्रीच ह्या सगळ्या गोष्टी आपण जर करत राहिलो तर आपल्या शिक्षणाच्या माध्यमातून आपणही चांगले होऊ, आपल्या समाजात आसपास असलेल्या लोकांना मदतही करू आणि हीच सर्वात महत्वाची बाब आपल्याला आहे. चांगलं शिक्षण मिळणं, चांगली नोकरी मिळणं आहे, पण चांगला मनुष्य होणं हे सर्वात महत्वाचं आहे. आणि आपल्या प्रकृतीमध्ये, आपल्या या देशामध्ये, हमारे इस देश में ये जो बार-बार हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, ये बहुत महत्वपूर्ण है. और सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, पूरी दुनिया सुखी रहो. हम कभी मैं सुखी रहूं ऐसे कभी नहीं बोलते. सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु. सर्वे जनाः में हमारे देशवासी भी है, बाहर के देशवासी भी है. इतना ही नहीं है, हमारे पेड़ पौधे भी है, जिनको भी उनके इसमें भी एक जीवत्व होता है. ये जेसी बोस ने सिद्ध करके दिखाया. उस टाइम में लोग हंसते थे, कैसे उनमें क्या होता है, उनको क्या फीलिंग होती है, उनको क्या दुख और सुख समझ में आता है क्या. लेकिन बाद में अभी साइंटिफिकली प्रूव हो गया है कि पेड़ों को भी दुख और सुख इसकी कल्पना है. आप उनके कानों में यानी उनके पास जाके डेली अच्छी अच्छी चीजें बताओगे कि उसकी ग्रोथ अच्छी होती है, और यदि उनको गाली देते रहोगे तो उसका खुटन होता है. ये प्रूव्ड हो गया है. तो वैसे ही हम तो सिर्फ जीवित वस्तु, प्लांट्स आर आल्सो लिविंग, बट हम वैसे दिखने में अजीवित लगते हैं, नॉन लिविंग एंटिटी. जैसे हम पहाड़ों को, नदियों को, उसको भी समझते हैं, उनको भी हम पूजा करते हैं. तो इसका मतलब जो बार बार हम एसडीजी गोल्स और सस्टेनेबिलिटी, प्लैनेट खतरे में है, इसका सारा सारा चीजों का जो निचोड़ है वो भारत देश में पहले से ही इनको रिस्पेक्ट देने की व्यवस्था थी, आज भी है. हम आज कुछ भी फेंकते नहीं है घर में, उसको संभाल के रख के उसको और एक बार उपयोग कैसे किया जा सकता है वो देखते हैं. तो सस्टेनेबिलिटी के लिए बाहर के देश हमको कोई बताने की जरूरत नहीं है. हमारे घरों घरों में एक छोटा सा कमरा होता है, वहां लोग लगता है कि कचरा पट्टी है, लेकिन उसमें से कुछ चीज ऐसी बाद में निकलती है जिसका उपयोग हम करते हैं. इसी को सर्कुलर इकोनॉमी बोल रहे हैं आजकल. तो जो जो दुनिया में आज चल रहा है वो सारा चीज भंडार, ज्ञान का भंडार हमारे देश में पहले से है. इसको सीखो और दूसरों को मदद करते हुए आगे बढ़ोगे तो आप भी अच्छे होगे, उनको भी अच्छा कर सकोगे. और एक बार मैं डॉक्टर प्रदीप वाइचल, डॉक्टर मिसेस खरे, ये सभी लोगों को जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको सराहना करते हुए उनको धन्यवाद अर्पण करता हूं. नमस्कार. और कुछ प्रश्न पूछने हैं तो एक दो प्रश्न पूछ सकते थे. Pradeep, you are on mute. सर, अभी थोड़ा समय कम है तो मैं सब बच्चों को, टीचर्स को रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी आपके सवाल है वो मुझे भेज दीजिए, वो मैं सर तक पहुंचा दूंगा. वो जवाब देंगे वो मैं आपको पहुंचा दूंगा. डॉक्टर Thank you प्रदीप, very much. धन्यवाद. 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 थैंक नमस्ते. यू वेरी मच. थैंक यू. Thank you very much, Dr. Anil sir. We all students have got very good insights from your speech. This will help us in our future life. Thank you.